नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुष्कर्म और हत्या मामले पर तृणमूल में बगावत। बंगाल सरकार में ममता के सांसद ने ही मांगा जवाब। सुसाइड की कहानी पर उठाए सवाल। वहीं भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने पीड़िता का बिस्तरा बदलने का किया दावा। 7 दिन तक रैली धरना प्रदर्शनों पर रोक। सोशल मीडिया से कोलकाता की पीड़िता के नाम और तस्वीर हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर 20 अगस्त को होगी सुनवाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में छात्रों और जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में शरणार्थियों को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता करेंगे प्रदान। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे जेनिक सिनर और ज़ेवरेव और फ्रांसिस टिफाउ। वहीं महिला वर्ग में जेसिका पेगुला ने बनाई अंतिम 4 में जगह। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में राज्य की ममता सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के साथ अब खुद टीएमसी के नेता भी ममता सरकार से सवाल कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी के ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने ममता सरकार पर कई सवाल ताके हैं। सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए सुखेंदु ने कहा कि सीबीआई को कोलकाता हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को पहले हिरासत में लेना चाहिए और फिर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सुसाइड की कहानी किसने और क्यों रची। उन्होंने 2 दिन पहले भी आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को हटाने में देरी पर सवाल उठाए थे। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में एक बार फिर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में ममता बनर्जी पर सबूत नष्ट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने अपने विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से ऐसी जानकारी जुटाई है जो सीबीआई की जांच से प्रासंगिक हो सकती है। बीजेपी नेता के अनुसार कोलकाता पुलिस ने मृतक पीड़िता डॉक्टर के बिस्तरा को जांच के नाम पर बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध और घटनास्थल पर कई व्यक्तियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि घटना स्थल से मिले खून से सने सामान वस्तुओं को बाद में बदल दिया गया है और कोलकाता पुलिस की ओर से जब्त की गई वस्तुओं में जो दर्शाया गया है वे सामान वस्तु वास्तविक नहीं है, जिसकी डीएनए जांच में पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में घटनास्थल के पास लगे वॉश बेसिन को एक नए बेसिन में बदल दिया गया है। साथ ही डॉक्टर की हत्या करने के बाद शव को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। कोलकाता पुलिस आयुक्त पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता के उम्मीद जताई है कि सीबीआई जांच के दौरान इन पहलुओं की भी जांच करनी होगी। और कोलकाता पुलिस ने 7 दिनों के लिए आरजीकर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लगा दी है, जिसके चलते वहां किसी भी तरह की सभा, धरना या रैली की इजाजत नहीं होगी। इन पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि तानाशाह अपनी सरकार के खिलाफ जन विद्रोह से डरी हुई हैं, लेकिन वे इस आंदोलन को रोक नहीं पाएंगी। कभी मत भूलिए, ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीड़िता के बलात्कार और हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बचाने के लिए और हर सबूत मिटाने की कोशिश की है।
सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में सोशल मीडिया से पीड़िता की फोटो, नाम और पहचान हटाने को लेकर गुहार लगाई गई है। याचिका में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पक्षकार होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय राय और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कराया जाएगा और साथ में सीबीआई से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार सीबीआई की सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंच गई है। साइकोलॉजिकल टेस्ट से आरोपी संजय राय की मनोस्थिति का पता लगाया जाएगा। वहीं साथ में सीबीआई ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से कई घंटों तक पूछताछ की। उन्हें एक और दौर की पूछताछ के लिए फिर से सीबीआई कार्यालय में बुलाया गया है। दरअसल सीबीआई सीएफएसएल और मेडिकल विशेषज्ञ वैज्ञानिक तरीकों जैसे 3D स्कैनर आदि का उपयोग करके साक्ष्य जमा कर रहे हैं। सीबीआई घटनाओं के क्रम, व्यक्तियों की संख्या और मकसद आदि को समझने के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार कई गवाहों से भी पूछताछ हो रही है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या की घटना के बाद से देश भर में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में छात्रों और जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा और मामले में शीघ्र न्याय की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में ये भी मांग की है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तर्ज पर होना चाहिए। पत्र में पीड़िता के शोक संतप्त परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की गई है। और कोलकाता से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं इस खबर के साथ। तो प्रसन्नजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आरोपी को पकड़ा गया है और जिस तरह से ये भी बताया गया है कि उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा, तो किस तरह की मालूमात अब तक सीबीआई इकट्ठा कर पाई है, या आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, सीबीआई की तरफ से 2-3 तरह की जो अपनाया जा रहा है तरीका। एक तरफ है कि ये जो आरोपी बोल के जिसको गिरफ्तार किया गया उनकी मनस्थिति को जानना। दूसरे तरफ डॉक्टर संदीप घोष जो पहले आरजीकर का प्रिंसिपल हुआ करता था, उनसे लगातार पूछताछ। और तीसरा, उस वक्त रात को ड्यूटी में अलग अलग जैसे नर्सेस है, जैसे बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है, बाकी जो जूनियर डॉक्टर्स है, इन सब से जो मालूमात करने के लिए बारी बारी में सबको बुलाया जा रहा है। उसके साथ आरजीकर की जो क्राइम सीन है, उस क्राइम सीन से भी जो सबूत जुटाने की साइंटिफिक मेथड है, ये इस्तेमाल किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से। आज चौथा दिन है। तो मेरे कहने का मतलब है कि चारों तरफ से अपना जो फाइनल आउटपुट है, वो फाइनल आउटपुट को इतना पुख्ता करने की काम पे जुटे हुए हैं सीबीआई। तो लोगों का आशा है कि अगले 1-2 दिन में एक नतीजे तक सीबीआई शायद पहुंच पाएंगे, क्योंकि सीबीआई पूरी तरह से जो आधुनिक मेथोडोलॉजी है और आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ये सारे चीजों की इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से सबूत मिटाने के लिए सारे कोशिश किया गया था, उसमें सीबीआई के लिए थोड़ा सा ये तहकीकात में चुनौती आ गया है कि जिस तरह से अगर ये सच है जो शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि वहां पे वॉश बेसिन बदल दिया गया है, वहां पे दीवार तो तोड़ ही दिया गया है, और बाद में जो बाकी गुंडे लोग जाके वहां पे तोड़फोड़ किए हैं, तो मेरे ख्याल से सीबीआई के लिए चैलेंजेस है। इसीलिए सीबीआई जितने सारे हो सके, चाहे वो साइकोलॉजिकल मनस्थिति जो इस आरोपी का समझना है, डॉक्टर सुदीप घोष का मनस्थिति समझना है, बाकी जो लोग हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे
तीन सवाल है डॉक्टर का। सवाल ये है कि ये अगर सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट है तो इन ऐसे क्रुएल्टी के साथ ट्रेनी डॉक्टर का हत्या करने का क्या जरूरत था। अगर ये सेक्स रिलेटेड नहीं है, कोई दूसरा बाकी बड़ा कुछ कॉन्स्पिरेसी की पार्ट है, तो वो कॉन्स्पिरेसी क्या है। और तीसरा, अगर ये कोई आपस का एक झमेला है, उसमें भी इतना क्रूएल्टी का क्या जरूरत है। डॉक्टर का जवाब सवाल यह है, व्हाट वाज द नीड ऑफ सच क्रूएल्टी एंड हॉरिफिक डेथ ऑफ आवर बिलवेड सिस्टर। तो ये जानना जरूरी है कि एक आदमी को, एक इंसान को अगर 15 सेकंड या 20 सेकंड गला दबा के रह जाए तो वो इंसान का मौत हो जाएगा। उसका सर अगर दीवार से पटक दे तो उस इंसान का मौत हो जाएगा। लेकिन इस दीदी के साथ इतना क्रूएल्टी का क्या जरूरत था डॉक्टर का, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब सीबीआई को ढूंढना है। बिल्कुल, जो ममता सरकार है मुस्तकिल अगर देखा जाए तो सवालों के घेरे में नजर आ रही है और कई तरह के आरोप भी उन पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुवेंदु अधिकारी ने ये तक कह दिया कि सीबीआई की जो जांच है वो प्रासंगिक भी हो सकती है और जो सामान मिला है घटना स्थल से उसे भी कहीं ना कहीं बदला जा चुका है। हाँ, ये आरोप शुभेंदु अधिकारी का है, लेकिन हम नहीं कह रहे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से सोशल मीडिया पे पूरे लंबा एक पोस्ट करके इसके बारे में 1, 2, 3, 4 पॉइंट लगा के, शुभेंदु अधिकारी काफी दिनों से बंगाल की राजनीति में है, तो हो सकता है कि उनका अपना नेटवर्क है और उस नेटवर्क से उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन जुटाया। अगर ये सारे इंफॉर्मेशन सीबीआई के लिए कुछ काम का हो तो मेरे ख्याल से सीबीआई जैसे हर पहलू को एकदम चुन चुन के उनका जड़ तक पहुंचने की कोशिश में है। हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी का ये जो आरोप है, ये आरोप भी सीबीआई की नजर में है और सीबीआई इसका भी जड़ तक जाने की कोशिश में है। रेशमा, बिल्कुल, और साथ में उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया जा रहा है, अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो उनके अंदर एक तानाशाही का जो जज्बा है वो पनप रहा है और पूरी तरह से वो तानाशाही चाहती हैं और जैसा वो कहती हैं वैसा ही हो रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पे ये जो है ना, मैं ममता बनर्जी के रवैया को समझ नहीं पा रहा हूँ जी, क्योंकि एक तो एक मैच कैंसिल कर देना, एक वहां पे धारा 163 लगा देना जी, एक लोगों का जो सोशल मीडिया के पोस्ट है उसके ऊपर पुलिस की साइबर ब्रांच की तरफ से नोटिस भेजना, तो और उस नोटिस में सब लोग है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, स्टूडेंट्स है, बाकी सब लोग हैं, जिसको भी हो सके वो नोटिस भेज रहे हैं। तो ये तो एक तरफ एक नोटिस भेज रहे हैं, दूसरी तरफ उसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके पुलिस की तरफ से 14 अगस्त रात का तांडव के बारे में सो कॉल्ड आरोपियों का फोटो दिया जाता है कि अगर आप इन लोगों को पहचानते हैं तो कोलकाता पुलिस को खबर करे। तो मतलब सोशल मीडिया तो एक इंफॉर्मेशन जुटाने की और इंफॉर्मेशन फैलाने की जरिया है। तो आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो बाकी लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, तो बाकी लोग जब कर रहे हैं तब उनको आप नोटिस भेज रहे हो और धारा 163 लगा दिए हो आपने। तो आज इतना गुस्से में है, आपको पता होगा कि आईएमए का जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, उन्होंने थोड़ी देर पहले ये कॉल दिया है डॉक्टर के लिए, कोलकाता की डॉक्टर के लिए, कि चलिए आप श्याम बाजार चलिए जहां पे धारा 163 लगाया है, दोपहर 1 बजे हम धारा 163 को तोड़ते हैं और देखते हैं कि ममता बनर्जी सरकार कितना दूर तक जा सकती है। तो आज दोपहर 1 बजे जब भी बारिश है और इस तरह की स्थिति है बाहर, लेकिन डॉक्टर जिस तरह की गुस्से में है, हो सकता है कि हजारों संख्या में कोलकाता में जितने सारे रेसिडेंट डॉक्टर है और बाकी जो लोग हैं वो पहुंच जाए श्याम बाजार में धारा 163 को तोड़ने के लिए। उस तरफ शाम को 4 बजे जो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की समर्थक है वो पहुंच जाए युवा भारती क्रीड़ांगन या स्टेडियम के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो हो सकता है कि ये खराब मौसम के अंदर भी, बीच में भी पूरे कोलकाता दोपहर 1 बजे के बाद से अपना फिर से एक जज्बा लेकर इस तानाशाही के खिलाफ अपना आवाज उठाए। रेशमा, बिल्कुल, और साथ में ये भी बार बार सवाल उठ रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं सुसाइड की कहानी है ये क्यों गढ़ी गई है, किसने इसके सुर कहना चाहिए रचे हैं, और दूसरी बात ये है कि जो पूर्व प्रिंसिपल हैं उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए।
देखिए, ये तो सीबीआई का मामला है कि जी। आखिर तक उनको हिरासत में लिया जाएगा या जिस तरह से उनको हर दिन सुबह बुलवा के, या अगर नहीं पहुंचते हैं तो उनको रास्ते से उठवाकर सीबीआई में दफ्तर पे ले जाकर उनके पूरे दिन पूरे रात तक उनका जो पूछताछ है वो जारी है। जी। ये तो एक तरफ है। दूसरी तरफ है कि जो 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 बाकी भी लोग थे, जैसे मैंने बताया कि सीबीआई सबको बारी बारी में बुला के पूछताछ उनसे जारी रखे है। जी। तो मेरे ख्याल से सीबीआई अपने काम सही दिशा में कर रहा है और एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश है। देखिए, जिस तरह से पहले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में जिस तरह से कोलकाता पुलिस और सरकार और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वहां पे सबूत मिटाने की काम किया है, और जैसे आपने बता रहे थे, पूछ रही थी कि ये जो सुसाइड की जो एक थ्योरी बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, तो मतलब मंशा यही था कि किसी न किसी जगह पे इस पूरे घटना को हसाफ, जिसको कहते हैं हसाफ करना, और एक गलत माहौल बना के, एक दूसरा माहौल बना के किसी तरह से इसको दबा देना। लेकिन मैं फिर से उसी जगह पे डॉक्टर के उस सवाल पर आ रहा हूं, जो क्रूएल्टी और हॉरिफिक तरीके से इस बच्चे को मारा गया है, उसका कारण क्या है? एक ही सवाल है डॉक्टर के मन में कि ये कारण क्या है, कि इसमें हॉरिफिक होने का क्या जरूरत था? बिल्कुल बिल्कुल प्रसन्नजीत, ये बात बिल्कुल निकल कर आ रही है कि जितनी भी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष होनी चाहिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। सैनी ने बताया कि राज्य में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं आयोग की सिफारिश के अनुसार इस कोटे का 10% वंचित अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाएगा। सैनी ने यह भी बताया कि नया नियम भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई आचार संहिता के पालन में विधानसभा चुनावों के बाद लागू किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक में पिछले एक साल में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ साइबर सुरक्षा और बैंकों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में बैंकों के डिपॉजिट में वृद्धि, क्रेडिट डिपॉजिट राशियों और एसेट क्वालिटी समेत कई वित्तीय स्थिति के प्रमुख मानकों पर फोकस रहेगा। बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी और सरकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी भी शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के बाद ये पहली समीक्षा बैठक होगी। और प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पेंटोगटांड शिनावात्रा को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री ने लिखा कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेट्रोगटांड शिनावात्रा को बधाई, अत्यंत सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक हूं, जो सभ्यतागत, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के जुड़ाव की मजबूत नींव पर आधारित है। और तीसरी बार पदभार ग्रहण करने के बाद मोदी सरकार ने देश में अब तक 2 लाख करोड़ के पैकेज की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिससे ये बिल्कुल साफ है कि सरकार की प्राथमिकता रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने की है। किसी भी देश के विकास को गति देने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी भूमिका होती है।
बुनियादी ढांचा परियोजनाएं न सिर्फ आर्थिक विकास को रफ्तार देती हैं, बल्कि इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होता है। इन्हीं सूत्र वाक्यों पर अमल करते हुए मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित रखा है। सरकार गठन के बाद अब तक देश में 2 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में बीते दिनों कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और पटना के पास बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दी है। बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास में लगभग 1549 करोड़ की लागत आएगी। ये टर्मिनल भवन 70,390 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। इसकी वार्षिक क्षमता 10 मिलियन यात्रियों को संभालने की है। वेस्ट बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा, ये 2 नए एयरपोर्ट्स का अप्रूवल हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सिविल एविएशन कॉम्प्लेक्स वहां पे बनेगा। बिहार के बिहटा में भी एक नए सिविल एन्क्लेव को विकसित किया जाएगा, जिस पर 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। बिहटा हवाई अड्डे पर प्रस्तावित नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग 66,000 वर्ग मीटर में फैली होगी और इसे 3,000 पीक और यात्रियों को संभालने और सालाना 50 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जरूरत पड़ने पर इसकी कुल क्षमता को प्रति वर्ष 1 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाया जा सकेगा। 28 किलोमीटर दूर में बिहटा है, विच इज एन ऑपरेशनल डिफेंस एयरपोर्ट। उसको 1413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पर बिहटा में डेवलप होगा। बिहटा सिविल एन्क्लेव को लेकर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि ये एयरपोर्ट बिहार के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। एयरपोर्ट के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं वह बिहार की आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर केंद्र सरकार का काफ़ी फोकस भी रहा है। पिछले कई सालों के बजट को हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा करके आधारभूत संरचना को विकसित करने पर जोर दिया जाता रहा है ताकि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसका निर्माण किया जा सके। पटना में टूर एंड ट्रेवल्स का व्यवसाय करने वाले संतोष कुमार ने बताया कि बिहटा सिविल एन्क्लेव के विकास से राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। बिहटा एयरपोर्ट को 1413 करोड़ आवंटन देकर पर्यटक को बढ़ावा देने की दिशा में अद्भुत कदम है। इससे टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार बढ़ेगा। राजधानी पटना में बिहटा आने जाने वाले यात्रियों को व्यावसायिक वाहन टैक्सी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा। कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार लाने, भीड़भाड़ को कम करने और देश भर में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 50,655 करोड़ रुपए की कुल लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.42 करोड़ मानव दिवस के रोजगार सृजित होने का अनुमान है। इसके तहत 4,613 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाले आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। खड़गपुर मोरग्राम के बीच 231 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का 10,247 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। 10,534 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन वाले 214 किलोमीटर लंबे थराद दीसा मेहसाणा अहमदाबाद नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होगा। अयोध्या में 3,935 करोड़ की लागत से 68 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड का निर्माण होगा। रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के पत्थलगांव और गुमला के बीच 137 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले खंड का निर्माण किया जाएगा। कानपुर में 6 लेन वाली 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का निर्माण होगा। करीब 5,729 करोड़ की लागत से 121 किलोमीटर लंबे गुवाहाटी रिंग रोड का चौड़ीकरण और सुधार किया जाएगा।
नासिक फाटा से पुणे के समीप खेड़ तक 30 किलोमीटर लंबे 8 लेन वाले एलिवेटेड नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर का 7,827 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाएगा। इन तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से न सिर्फ देश के आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आईएमएफ की उप प्रबंधन निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत अपनी विकास दर के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसी प्रकार अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने सिएटल में 2000 से अधिक भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए बताया है कि भारत प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व नवाचारों के साथ वैश्विक नेता है। आइए इस रिपोर्ट में उन अंतर्निहित स्थितियों पर एक नजर डालते हैं जो इन कथनों को संदर्भ प्रदान करती है। अगस्त 2024 की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक के नीति पैनल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 7.2% की वृद्धि का पूर्वानुमान बरकरार रखा। एमपीसी ने जून 2024 की अपनी बैठक के दौरान भी वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी के 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। भारत वित्तीय वर्ष की हर तिमाही में 7 से अधिक की स्थिर जीडीपी विकास दर दर्ज कर रहा है। पिछले साल वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से आगे बढ़ी थी। इस वर्ष का केंद्रीय बजट उस वृद्धि के लिए सही दिशा प्रदान कर रहा है। The theme is on women-led development, on providing skilling and jobs for youth, and presenting an overall healthy fiscal consolidation position where we are moving from a $3 trillion economy to a $5 trillion economy, from the 10th to the 5th, and we are moving, according to the IMF, to the third largest economy in the world by 2027. आइए कुछ प्रमुख आंकड़ों पर नजर डालते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार $290 बिलियन से बढ़कर $645 बिलियन से अधिक हो गया है। इसी तरह भारत की स्वतंत्रता के पिछले 78 वर्षों में कुल $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई में से $600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई पिछले 8 वर्षों में ही आया है। भारत में 160 देशों से एफडीआई आता है और 61 क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या भी दोगुनी हो गई है, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। Startups, today we have 140,000 startups. We have about 135 unicorns. We've created the third best ecosystem in the world. The startup ecosystem would get a huge impetus from the abolition of the angel tax, which has now been done. पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं और वंचित वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने की आवश्यकताओं के बीच संतुलन को सफलतापूर्वक बनाए रखा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 250 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की विकास गाथा में आशावाद को दर्शाते हुए भारत की क्षमता के प्रति काफी संवेदनशील रहा बॉम्बे शेयर बाजार कोविड-19 के दौरान लगभग 25,000 के निचले स्तर से बढ़कर अब 80,000 से अधिक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।